वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम। अप्रैल में ये मूवी थिएटर में रिलीज होकर इस महीने में ओटीटी पर रिलीज हुई। सच में मूवी की कहानी बहुत ही मजेदार है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। आप जिन लोगों ने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा, एक छोटा सा समरी बता देता हूँ। मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम होता है शशि। बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली होती है इसकी। फादर का नाम भरतन, माँ का नाम सरस्वती। इसकी 2 बहनें होती है, एक छोटा भाई शांति, उसका हस्बैंड का नाम अशोकन, श्रीलता, उसके हस्बैंड का नाम गोपन, छोटे भाई का नाम अरुण। शशि एक मंदिर का कमेटी मेंबर होता है। इनके मंदिर को कुछ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से शशि एक छोटा सा आइडिया लगाने लगता है कि हम मंदिर में एक नई पूजा स्टार्ट करेंगे, जिस किसी के भी घर में सुख शांति ना हो उनके घर पर पूजा पाठ करवाएंगे। इसी कमेटी में सुभाष नाम का एक बंदा भी होता है, वो भी इसके आइडिया को ओके कह देता है। इसी दरमियान में शशि के फादर की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। शशि का फादर भरतन शशि को अपने पास बुलाकर इसको एक सीक्रेट बताने लगता है कि दूसरे गांव पर इसकी दूसरी बीवी है, नाम है रुक्मिणी, और उसके बेटे का नाम अजय। इसके आखिरी समय में वो उन दोनों को देखना चाहता है। तो शशि उसी तरह से अपने फादर की दूसरी वाइफ के पास जाता है लाने के लिए। यहीं पर इसको ये बात पता चलती है कि अरुण और अजय जुड़वा है। खैर उन दोनों को अपने घर पर लाकर अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। इसी दरमियान में डॉक्टर्स शशि से कहने लगते हैं कि तुम्हारी फादर की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। अब शशि की फैमिली तो बहुत ही ट्रेडिशनल होती है। सारे लोगों से यही बात छुपा कर रखते हैं कि इसके फादर की दूसरी शादी हुई थी। उस सुभाष को शशि के घर पर शक होने लगता है कि शशि और उसकी फैमिली वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मतलब जो पूजा की बात हुई थी ना, घर की पूजा, शशि ने ये डिसाइड किया था कि वो पूजा पहले अपने घर से ही स्टार्ट करेगा, लेकिन शशि किसी को भी अपने घर के अंदर आने नहीं दे रहा होता। इसी पॉइंट पर मूवी का फर्स्ट पार्ट चलते रहता है। दूसरी तरफ जो भी हो जैसे भी हो, शशि की फैमिली वाले रुक्मिणी और अजय को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। एक दिन बड़ा वाला नारियल भरतन के सर पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। रुक्मिणी और अजय अपने आप को जाहिर ही नहीं कर पाते, बस घर के अंदर छुपे रहते हैं। लेकिन भरतन के अंतिम संस्कार के टाइम शशि की माँ सरस्वती उन दोनों को बाहर लाने के लिए कहती है। तब जाके सारे मोहल्ले वालों को, सोसाइटी वालों को इन दोनों के बारे में पता चलता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब यहाँ से दूसरे पार्ट की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर शशि और उसकी सारी फैमिली वाले भरतन की अस्थियां लेकर इसी जगह पर आते हैं बाकी कार्यक्रम करने के लिए। शशि अपने फादर की अस्थियों को देखकर फ्लैशबैक याद करने लगता है। भरतन मरने के बाद शशि की सारी फैमिली वाले रुक्मिणी के गांव पर जाने लगते हैं। मतलब कुछ दिन उनके साथ स्टे करने के लिए। एक छोटा सा ट्रिप भी हो जाएगा। वहाँ पर शशि का फादर का घर होता है। घर की चाबियाँ रुक्मिणी को ही दे देता है कि आज से ये घर आपका। वहाँ के नेबर से भी ये लोग अच्छा खासा घुल मिल जाते हैं। इनके घर के पास ही एक बहुत बड़ी मंदिर होती है। जब भी इनको टाइम मिलता उस मंदिर पर जाकर पूजा वगैरह करते रहते हैं। खैर दूसरे सीन में गोविंदन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये गोविंदन बहुत ही जल्दबाजी में एक हॉस्पिटल पर आता है। इस हॉस्पिटल में इसका एक फ्रेंड बीमार होता है। मतलब इसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है। टोटली ये लोग 4 लोग होते हैं। गोविंदन बाकी 3 लोगों से एक प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। कहने लगता है कि फटाफट से हम लोगों को उस मोहनदास को 1.5 करोड़ रुपए देना होगा, वरना वो हमारे सारे लोगों के नाम बाहर रख देगा। यह सुनने के बाद बाकी 3 लोग शॉक में रह जाते हैं। जो पेशेंट होता है ना, वो कहने लगता है, अरे यार मेरे ऑपरेशन में तो 65 लाख खर्चा हुए, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर दूं। बाकी 2 लोग भी कहने लगते हैं कि हमारे पास भी इतने सारे पैसे नहीं है, मतलब हर बंदे को 38 लाख देना होगा। गोविंदन कहने लगता है ठीक है, फिलहाल तुम तीनों 25-25 लाख रेडी करो, बाकी मैं उस मोहनदास से बात करके देखता हूँ। खैर दूसरी तरफ शशि की छोटे जीजा गोपन की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अपनी वाइफ से कहने लगता है कि तुम जानती हो ना, मुझे तो पैसों की सख्त जरूरत है। मतलब गोपन किसी स्कूल में किसी बंदे को रिश्वत देना होता है, अगर वो पैसे देगा तभी इसको वो जॉब मिल सकती है। श्रीलता से शिकायत करने लगता है कि शशि ने इसके बारे में ना सोचते हुए गांव में की जमीन बेचकर ये घर दिलवाया इनके लिए। श्रीलता अपने हस्बैंड को समझाने लगती है, आप फिक्र मत करिए, मेरे भैया कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। वो दोनों भी तो हमारी फैमिली है ना, उनके फ्यूचर के लिए भाई ने ऐसा किया है। दूसरे दिन ये सारे लोग पासी के उस मंदिर पर जाकर स्पेशली गोपन एक मन्नत मांगने लगता है। मतलब शादी होकर इतने साल हो गए, इन दोनों का अभी तक संतान नहीं हुई। बेचारा बहुत ही दर्द भरा रिचुअल करते रहता है। उसी मंदिर के दूसरी जगह पर शशि अपनी दूसरी माँ मतलब रुक्मिणी से बात करते रहता है। कहने लगता है कि घर का सारा काम खत्म हो चुका है, मतलब घर का ऊपर का पोर्शन किराए पर देने का प्लान होता है इसका। तो शशि वो सारे काम खत्म कर लेता है। 2 दिन के बाद ये सारे लोग
यहाँ से भी चले जाएंगे। दूसरी तरफ एक कसाई गोविंदन के पास आता है अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए। बात यह है कि इस गोविंदन ने किसी एजेंसी की मदद से इस कसाई की बेटी को फॉरेन भिजवाया, लेकिन इसकी बेटी अभी तक इसको कॉल नहीं किया। इसके बारे में पूछने के लिए आता है, लेकिन गोविंदन इसके लिए टोटली मना करने लगता है, मतलब मुकर जाता है कि मेरा काम था इनसे बात करवाना, भेजना। उसके बाद तुम्हारी बेटी का क्या हुआ मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद इसका भांजा सुभाष इसके पास आता है। एक्चुअली मूवी में दो सुभाष है। गोविंदन ने सुभाष को एक जमीन दिलवाकर यहाँ पर सुपरमार्केट रखने के लिए कहता है। सुभाष ने अपने मामा से छोटी सी मदद मांगी थी, लेकिन इसके मामा ने इसके लिए ये जमीन दिलवा दी और ये भी कहा कि थोड़े थोड़े पैसे कर कर मुझे चुका दो। कुछ दिनों पहले सुभाष ने एक फेस क्रीम को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक सीआई ने इसका फेस क्रीम इस्तेमाल करने के बाद इसका चेहरा पूरा बिगड़ गया। वो केस अभी भी सुभाष के सर पर होता है। पुलिस से थोड़ा सा बचते रहता है। गोविंदन सुभाष को अपनी वो जमीन दिखाकर यहीं पर सुपरमार्केट रखने के लिए कहता है। अगर तुम अभी से ऐसे बड़े बड़े काम करोगे तो मेरी तरह आगे बढ़ोगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सुभाष से कहने लगता है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस तरह से गोविंदन रुक्मिणी के घर पर आता है। यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया, जब भरतन जिंदा था, मतलब जॉब कर रहा था, उसका ट्रांसफर यहाँ पर हुआ था, तो यहीं पर इसने दूसरी शादी कर ली और इसके काफी सारे फ्रेंड्स भी बने। तो इन्हीं में से एक फ्रेंड होता है ये गोविंदन। अब भरतन की मरने की खबर सुनकर ये थोड़ा सहानुभूति दिखाने लगता है कि किसी ने भी मुझे भरतन के बारे में नहीं बताया, अगर बताया होता तो उसके अंतिम संस्कार के टाइम मैं आया होता। इसी बातों में गोविंदन इन लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने लगता है। शशि की सारी फैमिली वाले वहीं पर होते हैं। पता नहीं भरतन ने आप लोगों से ये बात कही होगी या नहीं। अब वही चीज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। जब भरतन, मैं और मेरे कुछ दोस्त सर्विस में थे, उस टाइम खुलेआम रिश्वत लेना उतना सही नहीं था। इसलिए हम पांचों लोगों ने मिलकर एक छोटी सी मंदिर बनवाई। उस मंदिर के सामने एक हुंडी रखी। जो भी लोग हमको रिश्वत देना चाहते थे, हमने उनसे कहा कि उस हुंडी में जाकर अपने पैसे डाल दो। अब धीरे धीरे उस मंदिर पर भक्त काफी सारे आने लगे। आम पब्लिक भी वहाँ पर अपने पैसे डालने लगे। अब उन्हीं पैसों से हमने उस मंदिर को डेवलप किया, कमेटी बनाई। सो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन रिसेंटली मोहनदास नाम के एक ऑफिसर की नजर हमारे मंदिर पर पड़ी। उसके बारे में इंक्वायरी करने पर मंदिर किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उस ऑफिसर ने 1.5 करोड़ रुपए डिमांड की। मैं और बाकी फ्रेंड्स उसी पैसों को जमा करने में लगे हैं। मेरे नजर में तो दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। भरतन तो इस दुनिया में नहीं है। अगर हम सारा इल्जाम भरतन पर डाल देंगे तो हम सेफ हो सकते हैं, उसी तरह से हमारे पैसे भी बच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि रुक्मिणी दीदी, आपको 75 लाख से रेडी करना होगा, बाकी पैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स एडजस्ट कर लेंगे। अगर पैसे पे नहीं किया तो हम जेल जा सकते हैं। गोविंदन की बातें सुनने के बाद शशि और उसकी फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं। शशि इसके लिए टोटली मना करने लगता है। ये मरे हुए बंदे पर सारा इल्जाम डालना शर्म की बात है। ये मेरे पापा पर इल्जाम डालने के बाद यहाँ के लोग रुक्मिणी माँ और अजय को किस नजरिए से देखेंगे, क्या आपको पता है? गोविंदन कहने लगता है कि उस मंदिर का मेन आइडिया तुम्हारे फादर का ही था। उसके लिए उन्होंने लोगों को एक कहानी भी सुनाई। इस तरह से वो कहानी इन लोगों को सुनाने लगता है। जब श्री राम लंका को जा रहे थे तो किसी रास्ते पर ये रास्ता भटक गए, मतलब किसी दूसरे गांव पर आ गए। उसी गांव में भगवान श्री राम मोहिनी नाम की एक औरत को देखा जो अपना छोटा सा बिजनेस कर रही थी। उस मोहिनी ने श्री राम को लंका जाने का रास्ता दिखाया और उसी तरह वो मोहिनी खाने के लिए कुछ चीजें भी दी। भगवान श्री राम के पास पैसे नहीं होते, उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए एक कुटिया बनाकर दिया, मतलब एक घर बनवा कर दिया। अब वही मोहिनी का घर मंदिर में कन्वर्ट हो गया। भटके हुए भक्तों को रास्ता दिखाने लगी। मतलब ऐसी कहानी भरतन ने लोगों को सुनाया था उस मंदिर के बारे में। ये कहानी सुनने के बाद शशि और उसकी फैमिली वाले भी शौक में रह जाते हैं कि रामायणम में मोहिनी नाम की कोई कैरेक्टर है ही नहीं। गोविंदन ये भी कहने लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत है ये प्रूफ दिखाने के लिए कि भरतन ने ही ये सारी चीजें किया। सो आप लोग यहाँ से जाने से पहले आपका निर्णय बताकर जाना। इस तरह से वहाँ से चला जाता है। तभी उस गोपन को यह बात पता चलती है कि जिसका मतलब वो मंदिर झूठी मंदिर है, वहाँ के सारे रिचुअल्स भी झूठे हैं। बेचारा गोपन तो अपने सर पर नारियल भी फुटवाया था। उसके बाद शशि अपनी माँ के पास आकर इसकी दादी के नाम के बारे में पूछने पर उसकी दादी का नाम ही मोहिनी था। बाद में सारी फैमिली वाले इसी बात के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। समझने लगते हैं कि शायद उस गोविंदन ने झूठ कहा हो हमसे पैसे हड़पने के लिए। उसकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें। उसके बाद गोविंदन लगातार रुक्मिणी को व्हाट्सएप मैसेज करने लगता है, आपने क्या सोचा रुक्मिणी अम्मा। उसी वक्त गोविंदन का एक फ्रेंड अपने हिस्से के पैसे
गोविंदन को लाकर देने लगता है और कहने लगते हैं कि पहले की तरह मंदिर में इतना इनकम नहीं हो रहा, एक बार उस ऑफिसर से बात करके देखते हैं कि वो पैसे कम करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन गोविंदन इसके लिए मानता नहीं। मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। अगर फंड अरेंज नहीं हुआ तो मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। जो भरतन मरा है ना, सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल देंगे हम। मैंने ऑलरेडी उनसे कुछ पैसे पूछा है, देखते हैं। उसके बाद जब वो गोविंदन मंदिर के पास आता है तो मंदिर के पास शशि और अरुण होता है। शशि से यही बात पूछने लगता है कि कल सुबह मैं कितने बजे आ जाऊँ। शशि कहने लगता है कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। गोविंदन कहने लगता है अगर पैसे अरेंज हो चुके हैं तो इस हुंडी में लाकर डाल दो, मैं दोबारा आपके पास क्यों आऊं। उसी वक्त वो कसाई दोबारा गोविंदन के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैंने उस एजेंसी के पास जाकर पूछा, उन एजेंसी वालों को तुमने थोड़े ही पैसे दिए, बाकी पैसे तुमने हड़प लिया। मेरी बेटी के बारे में पता करो। लेकिन गोविंदन दोबारा उस बंदे को धमकाकर वहाँ से भेज देता है कि पता नहीं तुम्हारी बेटी किसके साथ भाग गई होगी, खुद ब खुद पता करो। एट द सेम टाइम शशि उस मंदिर के कुछ पिलर्स पर अपने फैमिली वालों के नाम देखता है। मतलब ये पिलर ऑफर बाय शशि, दूसरा पिलर ऑफर बाय सरस्वती, इस तरह से। उसके बाद एक और शॉकिंग चीज अपनी फैमिली वालों को लाकर दिखाने लगता है और वो है उस मंदिर की देवी माँ की फोटो मोहिनी। उस फोटो में और कोई नहीं, सरस्वती होती है। मतलब जब ये का जमाना नहीं था उस टाइम से ही भरतन ने ये सारा कांड कर दिया था। इस फोटो को देखकर समझ जाते हैं कि जब सरस्वती और उसकी फैमिली यहाँ पर आई थी, लोग सरस्वती को अजीब तरह से देख रहे थे। खैर जो भी हो, सारी चीजें देखकर शशि समझ जाता है कि गोविंदन ने जो कहा वो सब कुछ सच है। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे वो गोविंदन अपनी नींद से जाकर जॉगिंग के लिए रेडी होता है। इसके घर में एक छोटा सा पपी होता है, सिम्हा। अपने बीवी से ज्यादा ये गोविंदन इस पप्पी से प्यार करते रहता है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपनी बीवी को टॉर्चर करने लगता। रास्ते के दरमियान में गोविंदन को वो सुभाष नजर आता है। लगता है कि मामा जी मैंने सोच लिया मैं उसी बिजनेस को करूंगा, लेकिन सामान वगैरह खरीदने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। गोविंदन कहने लगता है कि मैं उसका अरेंजमेंट कर लूंगा। इस तरह से गोविंदन दोबारा शशि के घर के पास आता है। सुभाष को वहाँ से भेजकर गोविंदन डायरेक्टली इनके घर के अंदर आकर रुक्मिणी से बात करने लगता है। सारे घर वाले यही बात कहने लगते हैं कि उतना बड़ा अमाउंट हमने अभी तक अरेंज नहीं किया, हम लोगों को सोचने का टाइम दीजिए। गोविंदन वहीं पर बैठ ही जाता है। आप जितना टाइम लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी तो रखा। फिलहाल शशि घर पर मौजूद नहीं होता, वो बाहर गया होता है। ये लोग ही उस गोविंदन से बातचीत करते रहते हैं। बातों ही बातों में गोविंदन अरुण और अजय को एक साथ देख लेता है। धमकाने लगता है कि मैं बाहर जाकर सारे इल्जाम भरतन पर ही डाल दूंगा, आप लोग मुझे पैसे मत दो। इस तरह से यहाँ पर बहुत हंगामा करने लगता है। उसी वक्त बगल वाली एक लड़की रुक्मिणी के पास आती है, इसके कपड़ों को थोड़ा अल्टर करने के लिए। रुक्मिणी कहने लगती है कि बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन वो लड़की मानती नहीं। तो रुक्मिणी उस लड़की को बाहर बिठाकर उसके कपड़े लेकर अंदर जाती है। घर के अंदर गोविंदन बहुत हंगामा कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारी फैमिली वाले इसका मुंह दबाने लगते हैं कि कहीं इसकी बातें इनके नेबर्स ना सुन ले। रुक्मिणी फटाफट से उस लड़की के कपड़े को अल्टर करने लगती है। गोविंदन को कंट्रोल करने के चक्कर में सरस्वती गोविंदन का सर घुमा देती है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद शशि वापस अपने घर पर आकर अपनी फैमिली वालों से कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं और अशोकन भैया उस गोविंदन के पास जाकर हल्के से समझाते हुए उसे बात करेंगे, वो समझ जाएगा। फैमिली वाले कहने लगते हैं कि वो सुबह सवेरे आया था, मर गया। डेड बॉडी को देखकर शशि के तो होश ही उड़ जाते हैं। शशि की फैमिली वाले जो हुआ वो शशि को बताने लगते हैं कि जानबूझकर नहीं मारा, बस इसकी माँ ने हल्के से सर घुमाया, ये मर गया। दूसरी तरफ वो सुभाष गोविंदन के घर के पास आकर अपनी आंटी से गोविंदन के बारे में पूछने लगता है। गोविंदन की वाइफ यही कहने लगती है कि वो तो जॉगिंग पर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। सुभाष की आंटी उल्टा सुभाष को गोविंदन के बारे में वार्न करने लगती है कि वो हर एक को धोखा देता है, तुमको भी जरूर धोखा देगा। सुभाष कहने लगता है अरे आंटी आप फिक्र मत करो, अंकल के सारे काम की डीलिंग से मैं ही करता हूँ, अगर जरा भी मेरे सामने दुम हिलाई ना मैं वो दुम काट कर रख दूंगा। इसकी आंटी कहने लगती है कि उस घटिया बंदे के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सुभाष कहने लगता है अरे आंटी मामा जितने भी लोगों की जिंदगी बर्बाद करे करने दो, लेकिन मेरे पास तो वो अच्छे से रहते हैं। दूसरी तरफ शशि और उसकी फैमिली वाले अपने एक जान पहचान लॉयर को कॉल करके इनडायरेक्टली ये चीज बताने लगते हैं कि मेरे भाई को एक मूवी में चांस मिला है। उस मूवी की कहानी में सारे फैमिली वाले अनजाने में एक बंदे को मार देते हैं ताकि वो बंदा इनके राज को बाहर ना रख सके। क्या वो मर्डर होगा या तो फिर सेल्फ डिफेंस होगा? लॉयर कहने लगता है अरे ये सेल्फ डिफेंस कैसे हो सकता है, उन सारे लोगों ने
हत्या की हत्या। दूसरी तरफ वो सुभाष गोविंदन के फ्रेंड्स के घर पर जाकर गोविंदन के बारे में पूछताछ करते रहता है। उन लोगों का तो यही कहना होता है कि सुबह से मुझे गोविंदन नजर ही नहीं आया। अब सुभाष को शक होकर शशि के घर के पास आकर उनको ही ऑब्जर्व करते रहता है, क्योंकि सुबह सवेरे गोविंदन इन्हीं के घर में घुसा। शशि और गोपन उस सुभाष के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं, तुम्हारा मामा तो हमारे घर के अंदर आया ही नहीं, मतलब गेट बंद था, वापस चला गया होगा। थोड़ी देर के बाद वो गोपन एक लेडी ऑटो ड्राइवर के पास जाता है, कहने लगता है कि हमारे घर में कुछ केले हैं, उनको मार्केट में ले जाकर बेचना है। वो ड्राइवर डिमांड करने लगती है कि लोड लेने से पहले मैं सारे लोड को देखना चाहती हूँ। शशि की फैमिली वालों ने ऑलरेडी गोविंदन की लाश को थैले में बांध चुके होते हैं। रास्ते में जाते समय इस लाश को कहीं पर फेंक देंगे, लेकिन जब वो ड्राइवर डिमांड करने लगती है कि सारे थैलों को देखना है, तो शशि की फैमिली वाले गोविंदन की लाश को वहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ केले ही लोड करने लगते हैं ऑटो में। उसके बाद शशि और अजय उस थैले को लेकर अपने घर से बाहर जाते हैं। अगर कोई गड्ढा दिखेगा तो ये दोनों उस लाश को उस गड्ढे में फेंक देंगे। फाइनली शशि को एक प्लेस नजर आती है। शॉकिंगली उसी जगह पर वो सुभाष भी आता है। पूछने लगता है, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? शशि बहाना बनाने लगता है, अरे कुछ नहीं, घर में कुछ कचरा वगैरह था तो बाहर फेंकने के लिए आए हैं। सुभाष कहने लगता है, अरे कचरे को ऐसे बाहर नहीं फेंकते, मैं आपको एक प्लेस दिखाता हूँ, आओ। इस तरह से अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद शशि गाड़ी को घुमाकर वापस घर पर चला जाता है। घर के पास ऑलरेडी एक बंदा आया होता है ऊपर के पोर्शन पर किराए पर रहने के लिए, लेकिन शशि आकर इस बंदे को मना करने लगता है कि अभी ये घर हम किराए पर नहीं देना चाहते और कुछ दिन हम यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद सारे फैमिली वाले उस लाश को डंप करने की प्लेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो सुभाष हर हमेशा शशि की फैमिली को ही ऑब्जर्व करते रहता है, जिसकी वजह से इनको मौका ही नहीं मिलता उस लाश को फेंकने के लिए। उसी रात सारे फैमिली वाले एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि अब हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। बातों ही बातों में वो सुभाष दोबारा इनके घर पर आकर इसके मामा के बारे में पूछने लगता है, क्या हमारे मामा यहाँ पर आए हैं? शशि दोबारा ये बात कहने लगता है, अरे मैंने ऑलरेडी सुबह बता दिया ना, तुम्हारे मामा यहाँ पर नहीं आए। आज दिन भर मैंने तुम्हारे मामा को देखा ही नहीं। खैर सुबह होने के बाद वो अशोकन अपनी लुंगी से अपने आप को फांसी लगाने लगता है। मतलब वो सुभाष तो इनको नहीं छोड़ेगा। उसका शक अगर यकीन में बदल गया तो जरूर पुलिस वाले इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। सारे लोग अशोकन को समझाने लगते हैं कि इस मामले में आप अकेले नहीं हो, हम सारे लोग हैं। तभी शशि को एक जबरदस्त आइडिया आता है कि कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। इस तरह से दूसरे दिन अपने गांव के सुभाष को अपने पास बुला लेता है। कि पहले पार्ट में इसी सुभाष ने शशि के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अब इस पार्ट में भी सुभाष नाम का बंदा है, तो जूनियर सुभाष को टक्कर देने के लिए सीनियर सुभाष ही सही है। खैर ये सुभाष यहाँ पर आते ही पहले मंदिर के पास जाकर थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करके थोड़ा पैसे हुंडी में भी डालने लगता है। बाद में शशि धीरे धीरे इस सीनियर सुभाष को मंदिर के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताने लगता है। जब लाश के बारे में सुनता है तो इस सुभाष के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगता है कि पहले पार्ट का बदला लेने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? नहीं बाबा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शशि सुभाष से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। फाइनली ये सुभाष एक शर्त पर राजी हो जाता है इनकी मदद करने के लिए। वो कंडीशन ये होती है कि इनके मंदिर के कमेटी मेंबर्स में इसको सेक्रेटरी बनाया जाए। तो शशि इसके लिए मान जाता है। यह सुभाष अपने तरीके से सोचते हुए शशि की फैमिली वालों से कहने लगता है कि वो सुभाष अपना शक दूर करने के लिए 1 घंटे के अंदर वो तुम्हारे घर के अंदर आएगा। उससे पहले हमको लाश को छुपाना पड़ेगा। तो शॉकिंगली वो जूनियर सुभाष 1 घंटे के अंदर गोविंदन के दोनों फ्रेंड्स को लेकर इनके घर के पास आता है। बात यह है कि भरतन के फ्रेंड्स ने भरतन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी होती है, वही कंडोलेंस पार्टी। उसी फंक्शन पर बुलाने के लिए गोविंदन के बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। इसी बातों ही बातों में वो जूनियर सुभाष सारे घर को घूमकर देखते रहता है। डेड बॉडी की स्मेल ना है सरस्वती सारे घर में धुआं फैला देती है। सब काइंड ऑफ अगरबत्ती की धुआं। सारे घर में तलाशी लेने पर सुभाष को गोविंदन के बारे में कुछ भी क्लू ही नहीं मिलता। शॉकिंगली श्रीलता और गोपन कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं। एक्चुअली पानी निकाल नहीं रहे होते, थैले को उस कुएं में डाल रहे होते हैं ताकि सुभाष को शक ना हो। इस तरह से ये लोग फिलहाल तो मैनेज कर लेते हैं। दूसरे दिन से वो सीनियर सुभाष उस जूनियर सुभाष को फॉलो करने लगता है। मतलब उस पर नजर रखने लगता है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा, क्या करने वाला है। उसके बर्ताव को देखकर ये सीनियर सुभाष समझ जाता है कि वो जूनियर सुभाष अपने मामा की मिसिंग पोस्टर्स छपवाएगा गांव में। सो वो जूनियर सुभाष उसी रात वैसा ही काम करने लगता है और उसी तरह से एक स्पेशल बंदे को भी ये चीज पोस्ट कर देता है। ये किसको पोस्ट करता है ये हमको बाद में पता चलेगा। सारा काम खत्म करके जब ये सुभाष वापस अपने घर पर आता है
तो शॉकिंगली इसके बाथरूम में गोविंदन की लाश होती है। यह देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने मामाओं को जगाने की कोशिश करने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मर चुका है। उसी वक्त गोविंदन का एक फ्रेंड अपने हाथ में पोस्टर लेकर इस सुभाष के पास आता है। किसी को पता नहीं होता कि ये सारे मिसिंग पोस्टर्स किसने चिपकाए। बंदा कहने लगता है कि सुभाष, कल से हम गोविंदन के बारे में ढूंढेंगे। वो सुभाष घबराते हुए कहने लगता है, अरे अंकल, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। शायद गोविंदन अंकल दूसरे गांव पर गए होंगे, वापस आ जाएंगे। सुबह होने के बाद वो ऑफिसर मोहनदास गोविंदन के फोन को कॉल करने लगता है। एक्चुअली गोविंदन का फोन सुभाष को मिला था। सुभाष गोविंदन के फ्रेंड्स को लाकर दे दिया। उस मोहनदास की बातों से इन तीनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये मोहनदास सिर्फ 30 लाख रुपए ही डिमांड किया। अगर 30 लाख रुपए दे दोगे तो मैं वो फाइल क्लोज कर दूंगा। तब जाके इन तीनों को ये बात पता चलती है कि गोविंदन इन तीनों को भी धोखा देने वाला था, 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करके। अब इन तीनों ने थोड़े पैसे ऑलरेडी गोविंदन को दे चुके होते हैं। सोचने लगते हैं कि शायद उन पैसों के बारे में उस जूनियर सुभाष को पता होगा। इस तरह से फटाफट से उस सुभाष के पास जाकर पूछने लगते हैं कि गोविंदन कहाँ पर गया है, हमारे पैसे कहाँ पर है। लेकिन इस सुभाष को उन पैसों के बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं होता। कहीं ये लोग घर में आकर लाश को ना देख ले, दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। इन दोनों की बातों से सुभाष को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। सुभाष ने सुपरमार्केट के लिए जो जमीन खरीदा होता है वो जमीन गोविंदन की ही होती है। मार्केट रेट से भी ज्यादा बोला था सुभाष को। यह सुनने के बाद सुभाष शॉक में रह जाता है। बाद में उन दोनों से कहने लगता है कि फिलहाल आप दोनों यहाँ से जाइए, मैं उन पैसों के बारे में फाइंड आउट करके आप दोनों को इन्फॉर्म करूंगा। बाद में सुभाष बैट्समैन लाए अगरबत्ती जलाने लगता है। तभी इसको उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है जब सरस्वती सारे घर में धुआं फैलाया था। तो उसी आधी रात को शशि के घर के पास आकर यही बात कहने लगता है, चलो मैंने हार मान लिया। शशि और उसकी फैमिली वाले यही बात पूछने लगते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम किस चीज में हार गए। सुभाष कहने लगता है कि आप लोग ज्यादा नाटक मत करिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते। तभी सुभाष एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि मैंने सीआई पारधन को भी एक लेटर भेजा कि मेरे मामा मिसिंग है। अगर हम सारे लोग एक टीम की तरह काम करेंगे तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यह सुनने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में कबूल कर लेते हैं कि गोविंदन कैसा मरा और सीनियर सुभाष ने ही मौका देकर लाश को जूनियर सुभाष के बाथरूम में जाकर रख दिया। अब सुबह होने के बाद ये सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए। तभी सरस्वती इन सारे लोगों को एक जबरदस्त आइडिया देने लगती है। शशि और वो जूनियर सुभाष उस कसाई के पास जाते हैं। डायरेक्टली इसको बात नहीं बताते किसको काटना है। हल्के से इस कसाई को बातों में उलझाकर सुभाष के घर पर लाकर गोविंदन की लाश को दिखाकर इसको काटने की बात करते हैं। लाश को देखकर ये बंदा तो बहुत डरने लगता है, लेकिन गोविंदन ने इसके साथ भी बेईमानी की, धोखा दिया। थोड़ी देर के बाद ये कसाई काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद ये सारे लोग एक सुपरमार्केट पर जाकर काटने के हथियार खरीद लेने लगते हैं। इसी दरमियान में वो सीआई पारधन इनके गाँव पर आता है। वही गोविंदन की मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जूनियर सुभाष पोस्ट में 500 की नोट भी देकर भेजा होता है रिश्वत के तौर पर। पहले तो वो पारधन गोविंदन के घर पर जाकर उसकी बीवी से पूछने पर उसकी बीवी तो बहुत ही लाइटली लेने लगती है कि वो जहाँ पर भी जाए भाड़ में जाए, मुझे इसको कोई फिक्र नहीं। दूसरी तरफ वो सारे लोग गोविंदन के टुकड़े टुकड़े करके बैग्स में पैक करके बट जाते हैं। मतलब दो दो ग्रुप्स में डिवाइड होकर वहाँ पर भी सुनसान जगह नजर आती है, वहाँ पर उन सारे थैलियों को फेंकते रहते हैं। दूसरी तरफ वो सीआई पारधन गोविंदन के उन दोनों फ्रेंड्स के पास जाकर पूछताछ करने लगता है, तो इन दोनों से सुभाष के बारे में पता चलती है। दूसरी तरफ अजय अरुण को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक थैली घर में ही भूल आ गया है ये जल्दबाजी में। थोड़ी देर के बाद वो अजय शशि को कॉल करके कहने लगता है कि भैया, जब हम वापस आ रहे थे तो पुलिस वालों ने उस सुभाष को पकड़ लिया। ये खबर सुनने के बाद फैमिली के सारे लोग फटाफट से उन सारे चीजों को साफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सीआई सुभाष को लेकर उसके घर पर जाने लगता है। वही गोविंदन ने जो स्कैम किया पैसों के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में सर्च करने के लिए शशि के सारे घर वाले अपने घर में ही रहकर उस सुभाष के घर की तरफ देखते रहते हैं। इसी दरमियान में उस कसाई की बेटी इस कसाई को कॉल करके कहने लगती है कि पापा, एयरपोर्ट में मेरी बैग बदल गई, मैं सेफली कनाडा आ चुकी हूँ। एजेंसी की मदद से मैंने आपका फोन नंबर फाइंड आउट करके अब जाके आपको कॉल किया। गोविंदन सर ने बहुत मदद की, उनको थैंक यू बोलना। यह सुनने के बाद इस कसाई के तो होश ही उड़ जाते हैं कि खामखा मैंने गोविंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी उस सीआई पारधन की नजर शशि के घर पर पड़कर इनके पास आकर
इनके घर की भी तलाशी लेने लगता है। सुभाष के घर के पास एक कांस्टेबल उसकी घर की भी तलाशी करते रहता है। इस तरफ वो शशि अरुण को इशारों इशारों में दूसरी बैग के बारे में पूछने लगता है कि वो बैग तुमने कहाँ पर छुपाई। शॉकिंगली अरुण ने उस बैग में के गोश्त के टुकड़ों को कुकर में डालकर पका रहा होता है। थोड़ी देर के बाद शशि उस सीआई को साइड में बुलाकर सारा इल्जाम गोविंदन पर ही डालने लगता है। वही उस फेक मंदिर के बारे में, हुंडी के बारे में। इनकी बातें सुनने के बाद वो सीआई समझने लगता है कि शायद वो गोविंदन गांव छोड़कर भाग गया। उसी रात शशि कुकर में का वो गोश्त कहीं बाहर फेंक देता है और इसी तरह शशि और जूनियर सुभाष उस हुंडी को ओपन करके उसमें के सारे पैसे निकाल लेते हैं। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब शशि की फैमिली वाले ये सारी बातें याद कर रहे होते हैं। शशि ने जो पैसे लिया होता है उस हुंडी से थोड़े पैसे गोपन को दे देता है ताकि वो जॉब हासिल कर सके। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।